आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत के रंगो रूप, बदलते रंगो रूप आप रोज़ाना देखते हैं नाज़रीन। हम जिक्र करना चाहते हैं इस वक्त जावेद हाशमी साहब के उन बयानात के हवाले से, या आप उनको इल्ज़ामात गर्दान लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने लगाए हैं, और इमरान खान साहब ने उनके कुछ जवाबात दिए हैं, लेकिन वो इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की शक्ल में हैं। कोई ठोस जवाब नहीं मौजूद है और ना ही कोई ठोस ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसको जो ये तयन कर सके कि क्या जावेद हाशमी साहब गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं या इमरान खान साहब उनका जवाब नहीं दे पा रहे। जहाँ तक मेरी मेमोरी का सवाल है तो मुझे याद नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब ने हमें वजह बताई हो कि जावेद हाशमी साहब को किस वजह से उनकी रुकनीत जो है पार्टी से मनसूख कर दी गई थी। जावेद हाशमी को इस वक्त आप इमरान खान साहब से बातें करते देख रहे हैं और इमरान खान साहब बहुत गुस्से से उनकी तरफ जो है उनको जवाब दे रहे हैं। और बात कुछ यूं थी कि जावेद हाशमी साहब नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब एश्योरेंस के बावजूद धरने को है जारी रखें, और ये एश्योरेंस जनरल राहील शरीफ साहब की एश्योरेंस थी। चंद मामलात और भी थे जिनके ऊपर इख्तलाफ मौजूद था, उनका भी जिक्र करेंगे। पाकिस्तानी सियासत के ये तजादात हम पीपल्स पार्टी के हवाले से भी यहां पे जिक्र करना चाहते हैं। 27 दिसंबर के मार्च के हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार फरमा रहे थे कि हमारे अगर 4 नुकात पर अमल ना किया गया तो फिर हम जो है एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे और तमाम लोगों को समझ आ जाएगी कि इस मुल्क के अंदर असल जमहूरी सियासी ऑपोजिशन जो है वो कौन सी पार्टी है। ये तजादात के हवाले से हम बात करना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में। आपसे मैं तारुफ कराए देता हूं अपने मेहमानों का। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जफर अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवाब अली वसान साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। मैं सबसे पहले नवाब साहब आपसे जानना चाहता हूं, जिन तजादात का हम सियासत के अंदर जिक्र कर रहे हैं क्या बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की सियासत के लिए, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि 27 दिसंबर वाली मार्च जिससे बहुत सारे लोग उम्मीदें लगा बैठे थे कि पीपल्स पार्टी बतौर ऑपोजिशन की एक बड़ी जमात अब सामने आने वाली है, आप उसके बारे में अब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, आप इंतजार करें। ये नहीं है कि 27 दिसंबर के बाद जो ऐलानात थे वो अभी खत्म हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, अभी भी जमहूरियत के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं शायद किसी पार्टी ने कुर्बानियां कोई नहीं दी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी हमारी मीटिंगें चल रही हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो कहने वाले हैं उसको भी खुद ब खुद पता लग जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों सोच रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट में हमारे लीडरशिप आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब वो जब असेंबली में आएंगे, हम तो चाहते हैं कि असेंबली में भी एहतजाज हो और बाहर सड़कों पे भी एहतजाज हो। कोई क्या भी कहे, हमें कोई किसी की समझाने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है। देखें, इसमें जाहिर ही है हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत चले और जमहूरियत अपना टाइम पीरियड पूरा करे। ये नहीं है कि नवाज शरीफ को हम दे रहे हैं, हम जमहूरियत को दे रहे हैं। देखें, पहले आपने देखा होगा कि आमरों ने कितनी अरसा हुकूमत की और जमहूरियत को कितना अरसा हुकूमत मिली। तो उस वजह से हम यही सोच रहे हैं कि कम से कम ये टाइम पीरियड इनको पूरा करने दिया जाए। और हम ये नहीं है कि हम इनको पूरा टाइम पीरियड अभी देंगे तो ये हम खामोश रह जाएंगे। तो हमारी सोचें यही है। अभी 4 जनवरी को हमारा इजलास भी है बिलावल हाउस में।
इसी सिचुएशन पे। और इंशाल्लाह आपको देखेंगे कि हम सड़कों पे भी होंगे, जब असेंबली में भी होंगे, तो इन नवाज हुकूमत को पता लग जाएगा और हमारे वही 4 मुतालबात हैं, हम चाहते हैं कि ये मान ले। और जाहिर है हमने कमेटी बनाई है, नवाज ने बनाई है या नहीं बनाई है, तो देखें हम फोर्स तो डालेंगे और उनको कहेंगे जरूर। इस तरीके से हम नहीं करेंगे जिस तरीके से और पार्टियों ने किया, धरने दिए या जो कुछ किया वो आपके सामने है कि उनको फायदा किसको मिला। उनको फायदा नवाज शरीफ को मिला, नको को उन लोगों को मिला जिस तरीके से ये धरने लगे या जो भी हुआ। तो हम चाहते हैं कि ऐसा लाएअमल करें कि कम से कम नवाज शरीफ को घर जाना जरूरी पड़े, और पड़ेगा इंशाल्लाह, वक्त जरूर पड़ेगा। यही ठीक है। नवाब साहब, थोड़ा सा मैं इसको चाह रहा था कि दूसरे सेगमेंट के लिए रख लूं, लेकिन अब आपने वो बात छेड़ी दी कि फायदा किसको पहुंचा धरनों का, तो धरनों के पीछे भी एक तीसरी कुव्वत मौजूद है जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अभी भी एक हकीकत मौजूद है, हकीकत के तौर पर वो नुमाया है। या आप समझते हैं कि जो जावेद हाशमी साहब बातें कर रहे हैं वो शायद उनकी उम्र का हिस्से की वजह से वो ऐसे बातें कर रहे हैं? देखें, सियासत में कहीं ना कहीं किसी का जरूर हाथ होता है पीछे से। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो सियासत चली है वो आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है, पाकिस्तानी अवाम को भी पता है कि किस तरीके से सियासत होती है, किस तरीके से पाकिस्तान को चलाया जाता है। तो देखें, तो हमने तो इस चीजों से नहीं डरे। हम तो जेल भी खाए, कोड़े भी खाए, शहादत भी हमें नसीब हुई, और पार्टियों ने इस तरीके से नहीं किया। तो वही बातें हैं कि जाहिर ये कहीं ना कहीं तो हाथ तो होता है। तो अभी भी हम चाहते हैं कि वो जो 4 मुतालबात है वो नहीं माने जाएंगे, तो हमारे जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब जो हुक्म करेंगे तो वही होगा। जल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुन सकते हैं। जल साहब, सवाल आपसे यही है, जावेद हाशमी साहब आजकल जो बातें कर रहे हैं और 2014 से वो बातें कर रहे हैं ये कि इमरान खान साहब किसी के हाथ में खेल रहे हैं, इमरान खान साहब को जो मुशावरत दी जा रही है वो गलत है, पार्लियामान के हवाले से अटैक करना, अपनी पार्टी के अंदर ये मशवरे देना कि नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे और असम्बलियां तहलील कर देंगे, ये कोई जमहूरी अमल के हवाले से बातें नहीं हैं। ये जावेद हाशमी साहब बातें करते रहे। आप क्या समझते हैं, जावेद हाशमी साहब का नुक्ता नजर गलत था? पीटीआई को उन्हें नहीं निकालना चाहिए था, उनको रिटेन करना चाहिए था ताकि एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर भी पार्टी में अंदर रहता? क्या कहते हैं आप जल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जावेद हाशमी जो कुछ भी कहते हैं उसके वो रावी खुद नहीं है, खुद उन्होंने देखा नहीं है। ये बकौल उनके सुनी सुनाई बात, यानी वो सुनते हैं, कुछ उन्होंने इमरान खान से सुना, कुछ किसी और से, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं जिसका वो खुद आईनी शाहिद हो। लिहाजा एक तो यहाँ दूरी है, अगर वो कहें कि जी इमरान खान ने मुझे ये कहा कि उस वक्त फलां आदमी जो है वो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, और आज इमरान खान कह दे कि मैंने तो ये नहीं कहा, तो फिर सच्चा कौन है ये वाज़ेह नहीं रहता। और गवाही जो है वो वही होती है जो आपने खुद देखा हो। शुनीद में लोग बिल्कुल इमरान खान ने हो सकता है कहा हो सकता है बिल्कुल ना कहा हो। अब चीज ये है कि जो हाशमी साहब हैं ये एक वक्त में नून लीग से पीटीआई में इनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही थी, छोड़ के वापस जाना चाह रहे थे नून में वापस, और इनको बहुत सारी इंडिकेशंस भी मिल गई कि आप आ जाएं तो आपको ले लेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। जल साहब, ये मुतजाद बातें नहीं लगती हैं कि उनकी तवक्कुआत पीटीआई वालों ने भी पूरी की, नून वालों ने कहा कि आप ये कर दें और हमारे पास आ जाएं, उन्होंने भी फिर नून वालों ने भी नहीं लिया जावेद हाशमी साहब को? जी मैं बता रहा हूँ जी। बात यह है कि एक आदमी को जब अंदर से देख लिया जाता है तो फिर उसकी बुकत खत्म हो जाती है। अब वो बेहैसियत हुए पड़े, उनको बाहर पता है सारा अपनी हैसियत का। अब ये है कि लगता यूं है कि उनको यूज करके किसी ने टास्क दिया है। हुकूमत के सामने 2 मसले हैं, एक तो पानामा का मसला है, दूसरा जैसे ये हमारी नई लीडरशिप जो मिलिट्री लीडरशिप या ISI वगैरह ये जैसे सेटल डाउन होते हैं तो डॉन लीग्स का किस्सा फिर उठना है। तो इन्होंने सारी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट करने के लिए ये शाखाना छोड़ा है। बहरहाल
मेरी बातचीत उन मिलिट्री ऑफिसर्स से हुई जिन लोगों को ये इम्प्लीकेट करते हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल हम तैयार हैं, बेशक जिसने करनी है इंक्वायरी जैसी करनी है जो करना कर ले, हम बिल्कुल वादे हैं, सामने हैं, रिटायर्ड लोग हैं, हर वक्त अवेलेबल हैं और उनको कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं। जल साहब मैं जरा आपको यहाँ पे रोकूंगा और तवज्जो दिलवाऊंगा। एक बात मैं और कह दूं फिर वो जी प्लीज कह लीजिए, आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वजाहत हो जाए। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि किसी ने पहले पूछा उस वक्त हुकूमत से कि यार जिसको तुम साजिश कह रहे हो वो साजिश 14 बंदे जो हमारे मॉडल टाउन में, वो साजिश हमने की थी या किसी फौजी ने की थी, या फिर धरना जो इतना करना पड़ा किसी को, तुम FIR आज दर्ज कर देते तो धरना अगले दिन खत्म हो जाता, या 4 सीटें यूं खोल देते इमरान खान के लिए तो धरना अगले दिन खत्म हो जाता, उसके बाद जवाब ही कोई नहीं था। ये किसी फौजी ने तो नहीं साजिश की थी कि भाई आप सीटें 4 ना खोलें। मतलब अपने जो काले करतूत हैं उनका जिक्र कहीं नहीं है और दाएं बाएं आप लोगों पे डालते हैं कि जी फलाने यूं साजिश कर दी, तो उससे एक वक्त में तो आपको फायदा हो गया कि सियासतदान इकट्ठे हो गए, आपको मिल गया सारा हुकूमत, पार्लियामेंट में सारे इकट्ठे हो गए, किसी ने आपने पूछा नहीं कि आपकी ये हरकतें क्यों आपने की। आज दिन तक लेके बैठे हुए हैं, ना पनामा हल करते हैं, ना वो 14 बंदे जो मारे थे उसका कुछ आगे चलता है, तो वो फिर तवज्जो हटाने के लिए कभी किसी को इस्तेमाल कभी किसी को। बहरहाल जिन लोगों के नाम लेते हैं वो बिल्कुल क्लियर है, वो कहते हैं जी करनी इंक्वायरी करें और उसमें शर्त रखें कि अगर ये एलिगेशन झूठी हुई तो फिर इस आदमी का कोई ना कोई कलकमा होना चाहिए। बिल्कुल जनरल साहब, हम तो कहते हैं मॉडल टाउन के हवाले से भी जरा इंक्वायरी बिठाइए, पता चले वो भी लोग थे जो मारे गए वहां पे कि क्या डील हुई थी उसके ऊपर, किसकी वजह से वो आज तक मामला दब गया, वो डील का भी पता चलना चाहिए। जनरल साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि आपने उन आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स से बातचीत की जिनके बारे में जावेद हाशमी साहब इल्जामात लगाते हैं और कहते हैं कि ये मुतहर्रिक थे धरने के हवाले से, तो उसमें जहीरुल इस्लाम साहब का नाम भी मौजूद है क्योंकि जावेद हाशमी जी जहीरुल इस्लाम का नाम भी मौजूद है और मेरी इत्तला के मुताबिक जहीरुल इस्लाम को राहील शरीफ अपने साथ ले गए थे प्राइम मिनिस्टर के सामने और यही जवाब प्राइम मिनिस्टर को उसने दिए थे। ये चीज जो है ये कोई जब वो टेप वाला मामला, IB की टेप वाला मामला सामने आया जनरल साहब, जब कोई टेप शेप नहीं, यही तो बात हुई जो मुशाहिदुल्लाह ने कही, तो मुशाहिदुल्लाह को फिर नौकरी छोड़नी पड़ी। मुशाहिदुल्लाह अगर सच्चा था तो फिर वो खड़ा हो जाता ना वहां पे, क्या था जी टेप मैंने सुनी हुई है, वो भी सुनी सुनाई बातें करता रहा, नतीजा ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर निकाल के उसको बाहर किया। ठीक, आज दिन तक बैठा फिर वही नारे लगा रहा है कि जी इसकी इंक्वायरी करें। ठीक है, करें तो करें ना, हमने करनी है, जिन्होंने करनी है वो तो उधर बैठे हुए हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। वो इंक्वायरी जो डॉन लीक्स हुई उसको दबा के बैठे हुए हैं, वो भी सामने आने देना लोगों के। ये हर इंक्वायरी को बगल में रख के बैठ जाते हैं। कलभूषण के कागजात क्या है, जनरल साहब हमें बहुत तशवीश है इस हवाले से, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब किस हैसियत में जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मिलते हैं, साथ चौधरी निसार साहब को ले जाते हैं और लोगों को ले जाते हैं, ये बड़ी तशवीशनाक बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पठानकोट के वाकये की इंक्वायरी करके वो प्राइम मिनिस्टर को दी, 6 महीने हो गए बगल में रख के बैठे हुए, क्यों नहीं सामने लाते चीजें? बिल्कुल ठीक है। मैं जफर अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, ये हमारी सियासत के अंदर जो हम तजादात के हवाले से बात कर रहे हैं और जो जावेद हाशमी साहब फौज के रोल के हवाले से बातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं पागल हो गए हैं ये, वो कहते हैं कि आइए ना जरा टेस्ट करवा लेते हैं, सामने नतीजा आ जाएगा कौन पागल है और कौन ठीक है। आप जावेद हाशमी साहब को जानते हैं, आपकी पार्टी में रहे हैं पहले? जावेद हाशमी साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, काबिल एहतराम है, कुलीग रहे हैं, हम इकट्ठे रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी थे, वज़ीर आज़म भी थे, उनको जब जबरन एग्ज़ाइल में भेजा गया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जाते हुए जो एक आखिरी पार्टी का एक आर्डर किया था, उसमें पार्टी का सदर नामजद करके गए थे जनाब जावेद हाशमी साहब को, ठीक, पार्टी का चेयरमैन नामजद करके गए थे जनाब राजा जफर लाख साहब को, ठीक, पार्टी का सीनियर नायब सदर नामजद करके गए थे जफर अली शाह को। ठीक, ये तीन लोग थे जी, जाते हुए जब मियाँ साहब एग्जाइल में गए सऊदी अरब, ठीक, तो उसके बाद जावेद हाशमी साहब बतौर सदर बहुत अच्छा काम करते रहे, बड़े वर्कर इनको चाहते थे, प्यार करते थे, इनके साथ रहे और ये भी अपना पार्टी का एक बहुत अच्छा काम करते रहे, पार्टी की पॉलिसी, पार्टी का मंशूर, ये वो वगैरह वगैरह।
इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी के अंदर बिकरिंग होती है और पार्टी के अंदर मुखालफत होती है। ठीक है, वो अब भी है, हम भी, मैं मुस्लिम लीग में हूँ, लेकिन बहुत सारे बंदे पसंद नहीं करते, बहुत सारे बंदे हैं पसंद करते हैं, तो ये होता है। तो ये ठीक है कि जावेद हाशमी साहब की भी पार्टी के अंदर भी छोटी मोटी गड़बड़ थी। मतलब फिर उसके बाद एक वो लेटर जो एक नामनाद सर्कुलेट हुआ, उसमें जावेद हाशमी साहब को जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। वो भी एक अजीब सा फ्रॉड था, वो खत वाला और ये रोल था। और 8 साल उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जेल काटी, और जहां पे उन्होंने किताब लिखी हाँ मैं बागी हूँ, ये जेल में रहे। जी, जो असल बात आपको बताना चाहता हूँ, जी, जेल में रहे, लाहौर में रहे। तो जावेद हाशमी चूंकि इंपॉर्टेंट आदमी थे हमारी पार्टी के, मैंने जैसा अर्ज किया कि वो सदर दिल्ली जेल में, और कमरा इनको वो मिला हुआ था जो जरदारी साहब का था, कोट लखपत में जेल में, जो जरदारी साहब जिसमें रहते थे, वो कंप्लीटली जो है वो एक VIP 4 स्टार वाला कमरा था, PC वाला, जिसमें पहले जरदारी साहब रहते रहे, उसके बाद जावेद हाशमी साहब। जावेद हाशमी साहब का डेली नाश्ता वो कुक पका कर भेजता था, जो मियां नवाज शरीफ साहब का कुक है, जो उनको घर नाश्ता देता था, और बड़ा लग्जूरियस नाश्ता, मतलब ये। दोपहर को लंच इसी तरह रात का डिनर एक बाकायदा कुक डिप्यूट किया हुआ था जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने, कि जावेद हाशमी को कोई अंदर जेल में रोटी खुराक की, डाइट की कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जितना अरसा ये जेल में रहे उतना अरसा वो चलती रही। मतलब उसके बाद जब ये रिलीज हुए जेल से भी बाहर आ गए, फिर आपने ये देखा कि और एक पार्टी के अंदर बहुत सारी तादाद वर्करों की, बबाए मेरे, मैं खुद बड़ा लाइक करता था, मेरे ये फेवरेट थे कि अच्छा है, एक ज़हीन आदमी और जज्बात वाला आदमी है, और ये पार्टी के लिए एक एसेट है। लेकिन बहुत सारे पार्टी वर्करों को बबाए मेरे बहुत मायूस करके, रीज़न आज तक मुझे नहीं पता लगा, मैं अपनी नलायकी की बात कर रहा हूँ, कि जावेद हाशमी साहब को क्या मजबूरी थी कि इन्होंने ऑल ऑफ ए सडन पार्टी जो है वो क्विट कर दी, बावजूद इसके कि अपना जो मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा हैं, उन्होंने जाकर इनके घर डेरे पे जाके, और बहुत सारे वर्करों ने, बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों ने जाकर इनकी मिन्नत रिक्वेस्ट की, आप पार्टी ना छोड़े, क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी, मतलब। लेकिन ये बदन थे, क्या था, क्या, आई डोंट नो, मुझे आज तक मेरे लिए मिस्ट्री है। ये किस दौर की आप बात कर रहे हैं? उसी दौर की जिस दौर में इन्होंने पार्टी छोड़ी। नहीं, वो मखसूस वो हालात क्या थे उस वक्त? भाई यही तो अर्ज कर रहा हूं, मतलब है कि यदि कोई ऐसी बात बजाय ऐसी नहीं थी जिसमें इन्होंने छोड़ने के बाद फिर बड़ी सैक्रिफाइस दी इन्होंने। आइसोलेशन, बेशक नाश्ता जाता था बच्चों से, घर वालों से दूर थे। सर कुर्बानी पे तो कोई दो राय है ही नहीं ना। जावेद हाशमी तो माशाल्लाह कुर्बानी देने वाला और साथ चलने वाला। मैं ये इसलिए तो मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए मिस्ट्री है कि ये बैठे बैठे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्यों छोड़ा इन्होंने। मतलब पार्टी में ओहदों की बात भी होती है, या पार्टी के अंदर प्रेसिडेंट्स की भी बात होती है कि किसको ज्यादा इज्जत मिलेगी, किसको ज्यादा इज्जत नहीं मिलेगी, कौन रिश्तेदारी के अमल में ज्यादा करीब आ जाएगा, कौन दूर चला जाएगा। ये इतना उलझा हुआ बाजार है पार्टियों वाला, किसको कब क्या मिलती है, क्या इंपॉर्टेंस मिलती है। यहाँ इंपॉर्टेंस मिले तो पार्टी लीडर और पार्टी जो है सर पे बैठा लेती है, इंपॉर्टेंस ना मिले तो उठा के गटर पे फेंक देती है। ठीक है, ये और बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जावेद हाशमी साहब बतौर सियासतदान, बतौर एक पर्सन, उसके ऊपर डाउट नहीं है आपको जावेद हाशमी साहब की इंटेग्रिटी के ऊपर, उनकी ऑनेस्टी के ऊपर, उनकी सैक्रिफाइस के ऊपर? सैक्रिफाइस पे कतन नहीं है, इंटेग्रिटी भी पे मैं नहीं करता। लेकिन आगे जो एक दो वाकयात हुए मैं उस पर बाद में बात कर लूंगा। ब्रेक मैंने लेनी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाज़रीन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जफर अली शाह साहब की बात भी सुनेंगे क्योंकि वो क्या ट्विस्ट इन्होंने देखे जावेद हाशमी साहब के काम के अंदर, जिनका भी हम जिक्र करना चाहते हैं। कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जैसे आप फरमा रहे थे, हाँ एक तीसरी कुव्वत मौजूद है जिसकी वजह से मुश्किलात भी बहुत आती हैं। जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए तो वो भी काफी इस्तराब का शिकार लगते थे। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर ईंट से ईंट बजाने का भी अंदिया दिया और उसके बाद वो बाहर तशरीफ ले गए। और जब तक जनरल राहील शरीफ साहब मौजूद रहे
वो वापस नहीं आ सके, नए आर्मी चीफ के आने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब वापस आए, तो आपके ख्याल में ये रोल मौजूद है सियासत के अंदर जो बाज दफा कंट्रोवर्सीज भी खड़ी करता है और तजादात भी खड़े करता है? जी देखें, आसिफ अली जरदारी साहब एक बहादुर और दिलेर आदमी है जिसने 11 साल जेल काटी। और कोई देखें, नवाज शरीफ आपके सामने है कि मुल्क छोड़ के चला गया, और जो अभी साईं शाह साहब ने बात की तो हमें 3 बंदों को इधर पार्टी का हेड बना के चला गया। देखें, इस तरीके से सियासतें नहीं चलती। लोग वो होते हैं जो जैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने शहादत दी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत दी, और हमारे जो लीडर आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल में रह के भी अपने मुल्क में रहे। तो देखें, इस मुल्क में बदकिस्मती है, हकीकत पे हम नहीं आते, हम सच नहीं बोलते। क्यों नहीं सच बोलते ये तो पता नहीं है क्यों नहीं बोलते। अगर हम सारे सच बोलने शुरू करें, अगर सच्चाई पे चलें, तो एक सियासत एक इबादत है और सियासत को आगे लेके चलना एक अच्छी बात है। ये नहीं है कि सियासत जिस तरीके से बताई जाती है, जिस तरीके से आप चैनलों पे चलती है सियासत, ऐसे नहीं होता। तो ये कमजोरियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें इस पे मिक्स होती हैं। तो इस वजह से और चैनलों पे या एंकर हमारे जो साहब बैठे हैं, जो बातें होती हैं ये होती रहती हैं। तो मेरे ख्याल में ये हम इन जैसे जावेद हाशमी साहब का आपने बताया, जावेद हाशमी एक अच्छा इंसान है, इन्होंने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं और सोच से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। देखें, ये मुझे नहीं लगता कि ये बंदा कहीं से कोई झूठ बोल रहा हो, कहीं से ये बोल रहा हो। ये तो एक अलग बात है, पता नहीं क्यों इस तरीके से ये बातें निकली हैं और खुद ये कह रहा है। और इमरान खान का आपको पता है कि जिस तरीके से यू टर्न देता है वो तो दुनिया देखती है और पाकिस्तान की आवाम भी देखती है कि उनको उनकी सियासत ने अपने आप लोगों से दूर कर दिया है उसके बयानात की वजह से। तो देखें, हम तो नहीं चाहेंगे, हमारा यही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कभी भी किसी इदारे के खिलाफ ऐसी बातें नहीं की थी। वो एक ट्रेंड था, एक बात निकली, और ये कभी भी ये परवेज मुशर्रफ के लिए बातें थी जो उस वक्त मुल्क दे, वो बाद में भी लारकाना में भी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बात की थी। देखें, इस मुल्क में दौरा मयार है। एक बंदे को आप इधर केस में डाल रहे हो जिसने इतना बड़ा जुर्म किया, वो बाहर चला जाता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? कानून देखे, कानून गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है। कानून सबके लिए बराबर होता है तो मुल्क तरक्की करता है, मुल्क आगे बढ़ता है। मसलहत थी ना, अगर जाने दिया तो मसलहत तो थी ना यार, सबसे पहले तो उन्होंने जाने दिया। तो जाहिर ही है वो तो मसलहत थी। क्यों थी? जब ये चौधरी निसार का पता नहीं चलता, चौधरी निसार का पता नहीं चलता, वो क्यों भेजते हैं बातें? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक सचार बन जाता है और सच कहते हैं कि मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो ऐसी बातें नहीं करता। तो कम से कम चौधरी निसार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आके ऐसे सच बोलना चाहिए और सच कहना चाहिए। क्यों इस तरीके से कानून को 2 हिस्सों में क्यों बांटते हैं? कानून सबके लिए होता है और कानून नहीं बांटना चाहिए। तब हम ये मुश्किलात आती हैं, ये मसले पैदा होते हैं। देखें, अभी इन्होंने कहा कि 1 माह में परवेज मुशर्रफ आ जाएंगे। कहां से आए परवेज मुशर्रफ? 1 माह आ जाए, 5-6 महीने गुजर गए, अभी वो नहीं आएंगे, मेरे ख्याल में कभी नहीं आएंगे वो। तो इस तरीके से देखें, कानून एक डॉक्टर आसिम देखे वो किस तरीके से, उसके ऊपर एक केस भी नहीं बन रहा, एक केस भी नहीं है, तो क्यों उसको अंदर रखा हुआ है? ये सिर्फ चौधरी निसार की जो पॉलिसियां हैं, जो हम कहते हैं ना, तो वो जो कहे वो सच है, बाकी जो कहे वो झूठ है। तो इस तरीके से ये कानून, नवाब साहब, कानून बनाने वाले पार्लियामान के अंदर माशाल्लाह वो सियासी पार्टियां ही होती हैं। जनरल साहब, मुझे ये बताइए, कानून तो हम बनाते हैं पर उस चीज पे इंप्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, कानून पे अगर इंप्लीमेंट हो तो ऐसी चीजें नहीं आए बाहर। तो वो हमारे पास बहुत सारी कमेटीज हैं पार्लियामान की जो इस बात को इंश्योर कर सकती हैं वसान साहब, वो लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। अदलिया भी मौजूद है। जनरल साहब, मुझे ये बताइएगा, ये अगर जावेद हाशमी साहब की तमाम बातें जो इस वक्त मीडिया के अंदर आ चुकी हैं वो गलत हैं,
तो ये इमरान खान साहब उंगली जो है वो किसकी उठवा रहे होते थे, नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान साहब टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत क्यों बनवा रहे होते थे। नंबर तीन, पार्लियामान के ऊपर क्यों हमला आवर हुए। ये बातें अभी तक समझ में नहीं आती हैं जनरल साहब। देखिए, बात ये है कि ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं जी, अगर ये गलत हैं या दुरुस्त हैं, ये तो इमरान खान जवाब इसका दे सकता है, लेकिन बड़ी सीधी सी बात है जी, कि यार अगर जिस दिन इमरान खान ने, पहली बात तो ये कि इमरान खान के धरने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, कादरी के धरने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, उनकी तो बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए तो हुकूमत उसमें से गुब्बारे में से यूं एक सेकंड में हवा निकाल सकती थी, उनको कह के कि जी हम ये FIR दर्ज कर रहे हैं। बिलाखिर धरने के बाद यही कुछ किया ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ड्रामा था ये बहुत बड़ा। जब आपके पास खुद आपने ही डिफ्यूज की सिचुएशन, और आप कर सकते थे पहले दिन भी या उससे पहले भी कर सकते थे कि नौबत यहाँ ना आती। मैं तो यही, मुझे अफसोस है कि इनके करतूतों पे कोई किसी ने पूछा ही नहीं इनसे कि यार तुम इसको बगावत कहते हो, कभी इसको साजिश कहते हो, कभी कुछ कहते हो, हमें ये तो बताओ कि ये नौबत आई क्यों, और अगर आई गई थी तो तुमने पहले दिन ही ये करके खत्म क्यों नहीं करा दी। क्या करना क्या था उसके लिए जनरल साहब जी? क्या करना था उसके लिए? उसके लिए यही था कि FIR बाद में दर्ज हुई, उसी दिन कादरी की FIR दर्ज करा देते, कादरी घर चले जाता। अगर वो धरना हो ही गया था, आ ही गया था, ठीक है, अव्वल तो उसके आना ही नहीं चाहिए था, पहले ही हो जाना चाहिए था सारा कुछ। इसी तरह इमरान खान की 4 सीटें खोल देते, उसी दिन तो मामला खत्म हो। इमरान खान के पास क्या जवाब था वहां बैठे रहने का, या बाद में अगर उसको पहले ही, आने से पहले ही अगर उसका। जनरल साहब, ये एक आम तासुर ये भी है कि जनरल मुशर्रफ साहब के बाहर जाने में और मॉडल टाउन की FIR दर्ज ना होने में बहुत गहरा ताल्लुक है। कतन नहीं। मैं एक चीज आपको बताऊं जी, जब ये धरना भी था तो जनरल राहील शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस किया कि जी आप इनसे सख्ती ना करें, मार धाड़ ना करें, कोशिश करें कि बातचीत से मामला हल हो जाए जी। और मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा जी कि मेरी नेक नियति थी। मैंने कहा पहले ही एक FIR इनके गले में फिर रही है वहां की, मॉडल टाउन की, ऊपर से यहाँ 4 बंदे मार देंगे, फिर एक और FIR का मुतालबा आ जाएगा। तो कहने लगा मैंने क्या बुराई की इनके साथ। फिर दूसरी बात यह है कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ का किस्सा था तो मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ मैं जनरल राहील से डिस्कस करने के बाद आपको बात कर रहा हूँ। जी प्लीज। मैंने उनसे पूछा जी कि आपने कोई इसकी मदद की। उसने कहा जी मैंने ना किसी को प्राइम मिनिस्टर को मिन्नत की ना कुछ कहा, मैंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त यही कहा जाके कि जी या तो सबका अगर हो रहा होता ना, अगर ये सबका केस चल रहा होता, सब पे मुकदमा होता जो इसमें इसके साथ मुलव्वस थे, तो फिर मुझे आर्मी में कोई मसला नहीं था। लेकिन इस स्टेज के ऊपर मैंने ज़रबे लॉन्च किया, इधर से आपने ये खोल दिया किस्सा। अब मैं उधर ट्रुप्स के साथ जाके बात करता हूँ, उधर ये ट्रुप्स में डिमोरलाइजेशन आए तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा होंगी, आप इसको रोकें। वो कहते हैं जी मैंने इसके अलावा कोई और बात की ही नहीं। अब चीज ये है कि बाहर बैठ के चीजों को स्कैंडलाइज करना बड़ा आसान है, इसलिए कि जनरल राहील शरीफ अगले 2 साल तक कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकेगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं सारी चीजें उससे डिस्कस करने के बाद आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो लोगों को कोई मेरा ख्याल है गिरबानों में झांकना चाहिए, देखना चाहिए। हर चीज इनको फौज एक मिल गई मार धाड़ करने के लिए, जिसका जी चाहता उठ के आर्मी की बैशिंग शुरू कर देता है। यार को खुदा का खौफ करें आप लोग। जल साहब, तो जो मुशर्रफ साहब खुद फरमा रहे थे एक इंटरव्यू के दौरान कि जनरल राहील शरीफ साहब ने बड़ी मदद की है इस हवाले से, तो वो बात भी हुई होगी फिर नेचुरली आपकी। मैं बता रहा हूं ना, ये नहीं, मेरी इससे पहले बात हुई थी, ये बाद में मुशर्रफ ने कहा। लेकिन मुशर्रफ ने दूसरे ही इंटरव्यू में या उसी में कहा है कि मेरी राहील शरीफ से कभी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई। अब वो एजम्पशन की बुनियाद पे कह रहा है, जबकि मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं मैं जनरल राहील शरीफ से डिस्कस करने के बाद आपने ये हमें बताया। ठीक है, मैं शाह साहब आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। वो क्या बातें थी जावेद हाशमी साहब के हवाले से जो आपको समझ नहीं आई या कुछ? आज तक समझ नहीं आई। आज तक नंबर 1 कि उन्होंने पाकिस्तान में फ्रंट नून क्यों छोड़ी। ठीक, इतनी बड़ी जमात, इतना बड़ा ओहदा, इतनी बड़ी रेस्पेक्ट कि मियां नवाज शरीफ साहब उनको अपनी जाती सीट लाहौर वाली उनको देते थे और इलेक्शन लड़ने के लिए। मुल्तान की सीट भी देते थे, पिंडी की सीट भी देते थे। मतलब भैया आपका 3-3, 4-4 सीटें उनको टिकट देते थे कि आप इलेक्शन लड़े। मतलब ये बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ी ऑनर है। मतलब और उनकी बेटी को, हमारी भी बेटी है, उनको भी उन्होंने मतलब
यानी इतनी बड़ी रेस्पेक्ट कमांड करने के बाद मुस्लिम लीग को ऑल ऑफ ए सडन स्विच करके बाहर निकल जाना, ये मुझे कम अज कम, मैं अपनी नलायकी की बात कर रहा हूँ, आज तक समझ नहीं लगी। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, कुछ अच्छा फिर ये करने के बाद इन्होंने फौरन जब हमारा ये पीटीआई में चले गए। ठीक है, हर बंदे का राइट है, जमात छोड़ना भी राइट है और जमात किसी में शामिल हो जाना भी राइट है, मतलब उस पर बड़ा रोका भी गया इनको, मतलब। लेकिन वो ज्वाइन कर ली, जब वो ज्वाइन करने के बाद ये जब हमने जावेद हाशमी साहब को ज्वाइन करने के बाद या मुस्लिम लीग नून छोड़ने के बाद पहली दफ़ा देखा जनाब तो जंप मारा जब कंटेनर पे नजर आया ये, मतलब ठीक, पूरी कौम को नजर आया, पूरे मुल्क को नजर आया। बहुत सारे लोगों को अफसोस हुआ, बहुत सारे लोगों को, चूंकि इनसे मोहब्बत करते हैं, आदमी अच्छा पॉलिटिकल वर्कर है, पता। वहां पर ये काफी दिन खड़े रहे, तकरीरें होती रहीं, वही तकरीर जो कि इमरान खान साहब करते थे, ऑलमोस्ट तकरीर में ये करते थे, ये या पहले करते थे, वो बाद में करते थे। कोई 19-20 का फर्क था, यानी बड़ा फुल अटैक था और ये और वो। अब जिस तरह अब ये वो कह रहे हैं, तो इससे का तो मतलब मैं ये समझाऊं कि जब ये दाखिल शामिल हुए तो इमरान खान साहब ने इनको बताया होगा अपना वो ब्लूप्रिंट सारा कि हम कर क्या रहे हैं, करना चाहते क्या, करना क्या चाहते हैं, किसके जरिए करना चाहते हैं। वो ब्लूप्रिंट सारा ये देखने और सुनने के बाद ये सीढ़ियां चढ़ के गए ना जी कंटेनर पे, वैसे तो नहीं गए। चलो मुमकिन है ये भी कहा जा सकता है शक का शुबा दे। उन्होंने कहा कि जब जब मुझे बातों का पता चलता रहा तो मैंने उस वक्त फॉर एग्जाम्पल इख्तलाफ किया। फॉर एग्जाम्पल उनका कहना था कि टेक्नोक्रेट्स हुकूमत की जब इमरान खान साहब ने बात की तो मैंने उनसे कहा कि ये आप काम मत करें, ये जमहूरियत की रिवायात के मुताबिक नहीं है। वो कहते थे कि एक खास हद तक मैं उनको अपोज करता रहा, लेकिन जहां मेरी बस हो जाती थी तो मैं नहीं चाहता था कि ये एक्सपोज हो जाए मामला। आइन की मौजूदगी में टेक्नोक्रेट्स वाली हुकूमत की कोई गुंजाइश ही नहीं किसी जगह। इमरान खान साहब बात करते रहे ना, ये करते रहे तो गलत करते रहे ना जी। ये तो सियासतदान रोज गलत भी करते हैं, सही भी करते हैं। उनका कहना को ये इतना सैक्रोसेंट तो नहीं है, वो कोई गुंजाइश नहीं है, या आइन है या आइन नहीं है। तो अगर आइन के खिलाफ आप बात कर रहे हो तो फिर वायलेशन होगी ना शाह साहब। मैं और लोग आप खुले धरनों के अंदर ये बात कर रहे हो। मैं इससे भी उनको उन्होंने और बड़ी बड़ी बातें की मतलब में। लेकिन अब वो कोई सियासतदान करता है तो करता रहे। अभी आज भी उन पर कोई थी उंगली से ये नहीं निकलती हुकूमत और उंगली उठा दो ये कर दो वो करो। मैं तो जावेद हाशमी साहब की बात कर रहा हूँ कि अगर वो आपको वहां पर जाकर भी कुछ पता लगता रहा तो वो भी आप बता देते। और फिर इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, और फिर पॉलिटिकल वर्कर जो है वो तो इसकी कॉन्स्पिरेसी और फौजी हुकूमत और कॉन्स्पिरेसी के जरिए आने वाली हुकूमत की तो वैसे ही जिद होता है। मतलब पॉलिटिकल वर्कर छलांग मार के वो चला जाता, घर चले जाता। छलांग मार के हट गए ना वो, नहीं लेट हटे ना, लेट हटे। हाँ वो पीरियड जो है वो मैं तो बतौर सियासी वर्कर का वकील के वो पीरियड बताएं जब ये सिर्फ। और फिर मैंने एक जाती तौर पर एक आदमी से पूछा, मैंने कहा यार हुआ क्या है ये क्या किया हाशमी साहब ने। पहले मुस्लिम लीग को छोड़कर बोला वजह आ गए, चलो दूसरी जमात छोड़ गए, और वहां पर काफी अरसा कंटेनर पे खड़ा होने के बाद अचानक ये वजह। और ये बात उनकी छोड़ने की उस वक्त है जब इमरान खान साहब कियानी साहब को GHQ में रात को मिलकर वापस आए तो वो मुझे बकौले उस शख्स से राहिल शरीफ साहब की बात नहीं जो उस वक्त कियानी साहब थे काल पर जिस वक्त धरना हो रहा था। यस नहीं वो राहिल शरीफ साहब से वो कह रहे थे ना कि मुलाकात। मुझे नहीं राहिल शरीफ साहब तो बात आए ना। अच्छा। उस मुलाकात का मुझे नहीं पता, मैं तो वो बता रहा हूँ जो आपकी शीशे में बताते रहे। ठीक है कि वो जो रात को जब यहाँ से गए वो कादरी साहब अलग मिले और ये भी इमरान खान साहब के साथ जाने की ख्वाहिश या जिद जो है वो जावेद हाशमी साहब को थी कि मुझे लेकर जाएं चीफ ऑफ आर्मी साहब को, मैं मिलना चाहता हूं उनके साथ। यस वो ले गए किसी और को, अपने सेक्रेटरी को या पता नहीं कुरैशी साहब को, किसको उनके साथ मुझे अच्छा ये आपके ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, आपकी इस स्क्रीन की बात बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है गलत। उसके बाद जिस पर वो फिर छोड़ के चले गए और फिर उस वक्त इंकशाफ किया कि जनाब ये तो कॉन्स्पिरेसी है और ये और वो। भाई कॉन्स्पिरेसी थी तो या तो जाना नहीं था, और अगर जाकर पता लगा जिस वक्त कॉन्स्पिरेसी का तो उस वक्त छोड़ देते। अच्छे पॉलिटिकल वर्कर किए देयर एंड देन उस वक्त बताते कि ये क्या बकवास है। ठीक, मैं नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते साथ रहे। कर रहे थे कि सियासत जो हम प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं या जो नजर आ रही होती है वो मुख्तलिफ होती है,
और अमली तौर पर क्या क्या पेचीदगियां या क्या क्या मैकेनिक्स उसके इन्वॉल्व होते हैं वो नजर नहीं आ रहे होते और बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए भी कुछ हमें को फॉर्मूला देंगे, जैसे हम बातें कर रहे हैं कि क्या तीसरी कुव्वत भी हकीकत होती है, आपने कहा कि जी बड़ी पेचीदगियां होती हैं, तो क्या कैसे सहल कैसे कर सकते हैं सियासत को? देखें, वो तो आपको भी पता है। आप देखें हमारा मुल्क कब आजाद हुआ, उसके बाद आप खुद हिसाब लगा दें, आपको पता चल जाएगा कि किसने कितनी हुकूमत की, किसने कितनी हुकूमत की। ये चीजें देखें, ये चीजें हैं इस मुल्क में, ये नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं है। ज़ियाउल हक आया, आपको सामने है कि सारे एक जैसे भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे देखें राहिल शरीफ साहब आया, देखें किस तरीके से सबको पता था कि ये भी होगा वो भी होगा, और उसके उन्होंने करके दिखाया कि क्या हुआ। तो देखें ज़ियाउल हक आया, जिस तरीके से शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाया, और ये परवेज मुशर्रफ साहब जो देखें ये अपने आया, आप ये जो ज्यादातर दिखाता था अपने आप को, वो भी आपके सामने है। ठीक है, देखें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम सियासतदानों को थोड़ा सा आपस में थोड़ा सा इतना हक बनता है कि डायलॉग कर सकें, बातें कर सकें। ऐसे नहीं हो कि एक कुछ लीडर ऐसे होते हैं। आप लोगों ने जी नवाब साहब, नहीं, मुक्का हमने तो नहीं रखा। मुक्का तो यार हर जगह पे होता है, हर जगह चीज होती है। वो कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इधर हो उधर नहीं हो। अमजद साहब हर जगह पे, जनरल साहब हर जगह पे होता है। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। मुल्क को अल्लाह ने जो आसिफ अली जरदारी साहब के इस पे हुआ सीपेक, इतना बड़ा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। हम अगर ऐसी बातें करें मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। हमें अच्छाई की तरफ सोचना चाहिए, अच्छा रिजल्ट मुल्क से इन पाकिस्तान से लेना चाहिए। वो ऐसे नहीं होता। हम जब एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, देखें इस पे सबसे बड़ा फैसला अवाम करती है। अवाम के जो हाथ में है ना, वो अवाम दिखाती है। ऐसा नहीं है कि देखें हमने 5 साल हुकूमत की, अवाम ने हमें वोट सिंध से मिला, पंजाब से नहीं मिला। देखें अवाम का देखें दांधली हुई, जो भी हुई वो हम मानते हैं उस चीजों को। बाकी देखें अभी भी हमें जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सियासतदानों को इकट्ठा होना जरूरी है। हमें एक दूसरे के ऊपर ठीक है ब्लेम लगाएं, जो भी लगाएं, पर इकट्ठा होना जरूरी है। और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए एक खास हद मत फलांगे। आप कह रहे हैं एक खास हद जो है मत फलांगे। हाँ, इमरान खान सोलो फ्लाइट ले लेता है, कहता है कि सारी अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हैं, फिर अपने आप खुद फैसले देखते हैं और खुद देखते हैं कि -1 देखें तो कुछ लोग आपको भी कहेंगे कि -1 आप अपने आप को कर दो। तो फिर कैसे -1 की बातें खुद भी कर रहे हो, ऐसे भी कर रहे हो? इस तरीके से सियासत में ऐसी चीजें नहीं होती। सियासत काम देखती है, अवाम काम देखता है, अवाम लीडर को देखती है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको इंप्लीमेंट देखें। इंप्लीमेंट जो नहीं करेगा तो जाहिर है वो मुश्किलात, ये हालात, इस चीजें सारी आएंगी, तो इस वजह से सारी होगा। अच्छा, ये आवाज डबल हो रहा है, आवाज डबल हो रहा है। मैं भी ऐसे इस तरीके से। अच्छा जी, जल साहब मुझे ये फरमा दीजिए, जो हमारा सवाल है कि सियासत को कैसे सहल बनाया जाए, सियासत रहे, फौज अपना काम करती रहे। इस किस्म की अगर आवाजें दरमियान में से इल्जामात आने शुरू हो जाए तो उसका भी कोई तरीकाकार या तदारुक करने का कोई तरीकाकार को कमीशन बना देना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखिए बात यह है कि जो इल्जामात लगे जी, उसका एंड रिजल्ट आपने देखा, और मैं समझता हूं बड़ा सिंपल सा एक एनालिसिस है कि जनरल राहील शरीफ ने खुद मामला फहमी कराने की कोशिश की, जबकि उनको प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि जी आप ये मामला फहमी कराएं। अगर अगर कोई ऐसा किस्सा होता तो आप उसका रिजल्ट कुछ और देखते जी। तो नेचुरली ये नहीं था। फिर ये है कि जनरल कियानी भी और जनरल राहील शरीफ अपनी तमाम तकरीरों में GHQ में यौम शोहदा हुआ कुछ उसमें हर दफा कहते रहे कि जी हम जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। अब अगर उसके बाद
कोई स्कैंडलाइज करना चाहे अपने फायदे के लिए, तो मैं कहता हूं कि हमें खुद अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जल साहब, ये बड़ा सीरियस ऑफेंस होगा अगर कोई जानबूझ के ये काम करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि अब ये जनरल राहील शरीफ जब चले गए हैं जी, तो लोगों ने उनके खिलाफ बातें शुरू की। उनमें दो तरह के तबके हैं जी। एक वो लोग थे जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये किसी तरह इनको, इस हुकूमत को उखाड़ दे। हाँ। चुनाचे वो बड़ी उनको मायूसी हुई कि जब उसने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। मेरी जब उनसे बात हुई, उसने कहा जी मैंने 87 मीटिंग्स की हैं प्राइम मिनिस्टर से, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इतनी मीटिंग्स नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं हर कदम पे प्राइम मिनिस्टर को इन पिक्चर रखता था कि ये हमने किया, ये ऐसे 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 है, और जो आगे करना होता था वो उनको वजाहत करता था और उनसे अप्रूवल लेता था। और वो कहते जी मैंने 87 मीटिंग्स की सिर्फ इसी वजह से कि मैं चाहता था कि हर कदम पे प्राइम मिनिस्टर इन पिक्चर रहे, उसको पता हो, ये ना हो कि लोगों को ये इंप्रेशन हो कि हुकूमत को पता ही नहीं और फौज कुछ और कर रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है जी। अब अगर नियत होती तो उस वक्त धरने के वक्त तो अब तेरी मड़ी मची हुई थी, ये खुद बड़े डरे हुए थे, तो वो कुछ कर देते, लेकिन करना ही नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। इसके अलावा मैंने बेशुमार मौकों पे देखा है, अभी आप रोज सुनेंगे कोई शोशा छोड़ देता है कि जी फॉरेन पॉलिसी तो फौज बनाती है। अब अगर फॉरेन पॉलिसी फौज बनाती हो तो तुर्की के साथ हर दफा दौरे में शहबाज शरीफ साहब जाएं, ये तो घर की फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है जल साहब, आपका आर्गुमेंट आ गया इन टोटो। मुझे ये बता दीजिए, तो फिर जो शख्स कहे कि उंगली उठ जाएगी अंपायर की और इस तरह हो जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल शॉर्ट, क्योंकि मुझे 2 मिनट शाह साहब को भी देने, क्या करना चाहिए उन लोगों के साथ? मैं बता दूं एक चीज वादे, जिसने करना होता है उसका सामने नजर आ जाता है। जनरल मुशर्रफ ने करना था, उसने शहबाज शरीफ और चौधरी निसार को जब उसके घर गए उन्हें खास तौर पे कहा कि मैं जहांगीर करामत नहीं हूं कि मैं चुप करके चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये तो बातें वादे होती हैं, जिसे करना नहीं। शाह साहब, आप दरखास्त भी ले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने कहा कि जी ये मुदाखलत है सियासत के अंदर। वो जब जनरल मुशर्रफ साहब कहते हैं जी, जफर अली शाह केस। सबसे पहले तो फैसल साहब मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ, समीन से भी माफी चाहता हूँ। वो मैंने जनरल कैनी साहब का क्या, वो जनरल राइशरी साहब थे, बिल्कुल ठीक, वो मैं थोड़ा मिक्सअप कर गया, मैं माफी चाहता हूँ आपसे भी, समीन से भी। बाकी आपने सवाल किया कि भाई हाँ, वो मैं जो आपने कहा कि भाई मैं वो चैलेंज भी कर दिया, वो एक सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान का हर जेन्युइन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल वर्कर जो है, वो कोई भी गैरानी बात हो उसकी वो जिद होता है। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, कोई किसी पर्सनल दुश्मनी की या मुखालफत की बात नहीं है मतलब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बेशुमार एलिमेंट ऐसा बैठा है सियासत में भी, जो दाव लगाकर गिद्धों की तरह बैठा होता है, कोई ताकत इधर से लूँ कोई उधर से लूँ, ये करके तो मैं पेनिट्रेट कर जाऊं सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, और करते भी हैं और लोग ले भी लेते हैं प्रोटेक्शन लेके किसी आप कह रहे हैं ऐसे सियासतदान भी मौजूद हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद हैं। भरा पड़ा है मुल्क, भरा पड़ा है। उनसे क्या तरीकाकार क्या होगा शाह साहब उनसे बचने? तरीकाकार तो उनको जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बिलीव करने वाले जो लोग हैं, जो उसको बिल्कुल उसके फॉलोअर हैं, वो अपने आप को एक्टिव कर लेंगे, सारा काम साफ हो जाएगा। ठीक है, जफर अली शाह साहब, नवाब अली वसान साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। मजीद मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है कि मैं भी आपको कोई रेमेडी दे सकूं कि ये सियासत और जो बातें होती हैं फौज के हवाले से वो आपस में मिक्स ना हो, नहीं मिक्स होनी चाहिए। क्लियर डिविजन्स मौजूद हैं और अगर तमाम लोग अपना अपना काम कर रहे हो तो ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आ सकती। फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।